नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज की ये क्लास सीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे प्यारे रसगुल्लों के लिए और सीटी एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मॉडल पेपर और उन बहुविकल्प क्वेश्चनों के साथ में हम आज क्लास में लेके आपके सामने आया हूँ। तो आप इस क्लास के माध्यम से हम जो पीछे एग्ज़ाम में पूछे गए सीटी के जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। उसमें जो चारों विकल्प आते हैं उन विकल्पों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और उनसे क्वेश्चन से संबंधित उन क्षेत्र से संबंधित कौन से नए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पेपर का लेवल हमें पता होना चाहिए कि सीटी का एग्ज़ाम किस तरह से आता है। सीटी हमारे लिए अनिवार्य कर दी गई है, हर एग्ज़ाम के लिए अनिवार्य है। तो सभी को सबसे पहले सीटी का एग्ज़ाम पास करना होता है। सीटी को हल्के में मत लीजिए, सफलता की तैयारी हमारे साथ कीजिए। हम आपको सीटी क्लियर करवाएंगे और चलते हैं आज की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की क्लास में। तो आइए अपने नोटबुक और पेन लेकर के आप बैठ जाइए और इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगी। वहाँ से आप अपने नोट्स और पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में आप चैनल पर नए आए हैं तो अपना प्यार दिखा दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास के लिए। और आज की क्लास के लिए पहला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ये भी याद रखना किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा, और एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और उस समिति में कौन शामिल नहीं होता है। तो हमारे पास में 4 क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन हैं और ये 2023 सीटी के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें 1 नंबर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, क्या ये सम्मिलित नहीं होता है। बी में है विधानसभा का अध्यक्ष, क्या ये इसमें सम्मिलित नहीं होता है। तीसरा है विधानसभा का विपक्ष का नेता, क्या ये सम्मिलित नहीं होता है। 4 नंबर है यानी डी है मुख्यमंत्री। तो इन चारों में से वो कौन है जो राज्यपाल द्वारा जो समिति बनाई जाती है उस समिति के सिफारिश पर उनमें से कौन शामिल नहीं होता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग जो अध्यक्ष होता है उसकी जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल द्वारा एक समिति बनाई जाती है, उस समिति के द्वारा की जाती है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो वो है ए, यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस समिति का हिस्सा नहीं होता है। अन्य 3 कौन कौन हो सकते हैं तो उसमें बताए थे आपको, विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है और विधानसभा का अध्यक्ष होता है और मुख्यमंत्री भी होता है। तो ये और गृह मंत्री भी होता है। कौन नहीं होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति यानी एक समिति बनाई जाती है, उसकी सिफारिश पर की जाती है और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस समिति का हिस्सा नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा और ये सीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस समिति के सदस्य की बात करें, कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो जिनका अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो आपकी बार पूछ सकते हैं आपके समिति यानी जो मानवाधिकार आयोग जो समिति बनाई जाती है राज्यपाल के द्वारा, तो उसमें अध्यक्ष कौन होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। सदस्य कौन कौन होते हैं, तो इसमें सदस्य गृह मंत्री होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होता है और विधानसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो इनके सदस्य होते हैं। परंतु कौन नहीं होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन हमारे लिए जो 2023 के सीटी एग्जाम में पूछा गया था और अमूमन बच्चे इसका गलत आंसर दिए थे। तो आपको अपने नोटबुक में डालना है कौन नहीं होता है और कौन से अध्यक्ष होते हैं और कौन इनके सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? यानी वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए में है राजपीपला की पहाड़ियाँ, बी है भारनेर की पहाड़ियाँ, सी है महादेव की पहाड़ियाँ और डी है मेकाल की पहाड़ियाँ। तो यानी वो कौन सी पहाड़ी है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं मानी जाती है? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए तो ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला या पहाड़ियाँ हैं जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, और एक इनमें से ऐसा आएगी पहाड़ी जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, तो वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो इसमें बी आंसर सही होगा, यानी भारनेर की जो पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, भारनेर की पहाड़ियाँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, और जो उत्तर में जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसका हिस्सा भारनेर की पहाड़ियाँ हैं। और उसमें पूछा कौन सी पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, तो भारनेर नहीं है क्योंकि ये विंध्याचल का हिस्सा है। तो भारनेर की जो पहाड़ियाँ हैं विंध्या पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, न कि सतपुड़ा का, तो याद रखना। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से 3 भागों में बंटी है। राजपीपला की पहाड़ियाँ जो पश्चिम में है, महादेव की पहाड़ियाँ मध्य में और मेकाल की पहाड़ियाँ पूर्व में। यानी ये जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर जो पहाड़ियाँ आएगी वो राजपीपला की पहाड़ी आएगी, मध्य में महादेव की पहाड़ी, पूर्व में मेकाल की पहाड़ियाँ। तो इस तरह से 3 भागों में विभाजित की गई है सतपुड़ा की पहाड़ियों को। तो याद रखना सतपुड़ा की पहाड़ियाँ अन्य 3 कौन सी है? पश्चिम में राजपीपला, मध्य में महादेव और पूर्व में मेकाल। विंध्याचल की कौन सी है? भारनेर की पहाड़ियाँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो राजपीपला की पहाड़ियाँ यहाँ पर देख सकते हैं, महादेव की पहाड़ियाँ ये देखो, और मेकाल की पहाड़ियाँ ये देख सकते हैं आप, मेकाल की पहाड़ियाँ पूर्व में। तो यानी ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? यानी कार्तिक जो महीने में चंद्रभागा पशु मेला लगता है वो राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है चंद्रभागा पशु मेला? तो आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको 2 बार अवश्य पढ़िएगा, वो क्योंकि वो आपको सटीक तरीके से याद आ जाए। तो यानी कार्तिक महीना है और कार्तिक महीने में जो चंद्रभागा पशु मेला लगता है वो कौन से जिले में या कौन से स्थान पर लगता है? तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है। झालारापाटन, बी झालावाड़, सी सीतावाड़ी और डी है केसरराय पाटन। तो इन चारों में से वो कौन सा स्थान है जहाँ पर कार्तिक माह में जो चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन किया जाता है? तो झालारापाटन, झालावाड़, सीतावाड़ी या केसरराय पाटन। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए झालारापाटन, और ये झालावाड़ जिले में है, झालारापाटन है वो, वहाँ पर चंद्रभागा पशु मेले का कार्तिक माह में आयोजन किया जाता है। तो चंद्रभागा पशु मेला हर साल यानी हर वर्ष है, वो कार्तिक माह है जो नवंबर और दिसंबर के महीने में आती है और झालारापाटन में आयोजित होता है। तो नवंबर के महीने में कार्तिक माह में चंद्रभागा पशु मेला है वो झालारापाटन में आयोजित होता है, जो झालावाड़ जिले में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है झालारापाटन। और यह स्थान चंद्रभागा नदी के तट पर है। कौन सी नदी पर है? चंद्रभागा नदी। ये आप देख रहे हैं, ये जो नदी देख रहे हैं ये चंद्रभागा नदी है और इसके तट पर ये मेला लगता है, पशु मेला। हालांकि झालारापाटन झालावाड़ जिले में है, लेकिन सबसे सटीक स्थान झालारापाटन ही है। यानी झालावाड़ में है ये स्थान झालारापाटन, परंतु मुख्य रूप से बात करें तो ये फेमस जगह है जहाँ पर चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तो हो सकता है अब की बार चंद्रभागा पशु मेला कब लगता है? तो कार्तिक माह में लगता है। तो ये भी याद रखना है कौन सी नदी के तट पर लगता है, तो ये भी याद रखना है चंद्रभागा नदी पर लगता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंडानी हाइब्रिड एनर्जी की
सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? यानी अडानी हाइब्रिड एनर्जी की जो सहायक कंपनी है, उन्होंने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट की स्थापना की है? तो ए है रायपुर, बी है जैसलमेर, सी है दिल्ली और डी है हैदराबाद। अब पवन सौर हाइब्रिड पावर कहाँ लगाए जाते हैं? जहाँ पर खुला वातावरण हो, जहाँ पर हवाएं तेज गति से चलती हो, आसमान वहाँ स्वच्छ रहता हो, शुष्क रहता हो, उन स्थान पर की जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन चारों स्थानों में वो स्थान कौन सा अनुकूल है जहाँ पर यह पवन सौर हाइब्रिड है वो पावर प्लांट लगाया गया है। चलिए देखते हैं। तो वो है जैसलमेर। मैंने अभी बताया था क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर कम वर्षा होती है, आसमान एकदम स्वस्थ रहता है और तेज पवनें चलती है, तो इसलिए जैसलमेर में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है वो जैसलमेर जो राजस्थान में है शुरू किया गया है और इनकी जो क्षमता है 390 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की है। यानी कितनी बिजली उत्पादन करता है? 390 मेगावाट उत्पादन करता है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका है सौर और पवन ऊर्जा दोनों का उपयोग करके पावर ग्रिड को स्थिर बिजली देना, यानी बिजली का उत्पादन करना और सोलर के द्वारा भी और पवन ऊर्जा दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर आप जैसलमेर की लोकेशन मैं बता देता हूँ। ये जैसलमेर है राजस्थान का पश्चिमी भाग और यहाँ पर जैसलमेर जिले में ये सोलर पावर और पवन ऊर्जा स्थापित की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? यानी राजस्थान लोक गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत जो प्रथम अपील की जाती है और प्रथम अपील के बाद में जो निर्णय है उनका विरोध किया जाता है और द्वितीय जो अपील करते हैं वो कितनों दिनों के बाद में की जा सकती है। तो याद रखना है पहली अपील और दूसरी अपील की जाती है, उनके मध्य का जो अंतर है वो कितने दिनों का होता है। तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं। ए में है 60 दिन, बी में है 30 दिन, सी में है 45 दिन और डी में है 15 दिन। तो यानी कितने दिनों का गैप होना चाहिए? तो 60 दिन, 30 दिन, 45 दिन या फिर 15 दिन। देखते हैं कितने दिनों का होना चाहिए। तो इसमें है 2 महीनों का लगभग, यानी 60 दिन। तो ए है वो करेक्ट इनका आंसर होगा। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए है और यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के फैसले से असंतुष्टि मिलती है, यानी जो संतुष्ट नहीं अपील करने वाला असंतुष्ट है, तो 60 दिन के भीतर दूसरी यानी द्वितीय अपील भी की जा सकती है। यानी उस निर्णय से वो असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, उनके पक्ष में नहीं आया है, तो 2 महीनों के बाद में वो द्वितीय सुनवाई या फिर द्वितीय अपीलें कर सकता है। तो ये नागरिक का आवेदन तय समय सेवा नहीं होता है। प्रथम अपील 30 दिन का समय होता है और द्वितीय अपील 60 दिन का समय होता है। तो कितने दिन लगते हैं? 60 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? यानी जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें किसने पराजित किया था? तो हम देख सकते हैं ए है जयदयाल ने, बी है मेहराब खान ने, सी है ठाकुर कुशाल सिंह ने
और डी है रावत राम सिंह ने। तो अंग्रेजों को किसने पराजित किया था इन चारों में से? जयदयाल ने, मेहराब खान ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने और रावते राम सिंह ने। तो ऐसा कौन है जो अंग्रेजों ने जोधपुर की संयुक्त सेना ने क्या कर दिया था? अंग्रेजों को यानी ब्रिटिश अधिकारियों को हरा दिया था, ब्रिटिश सेना को हराया था। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो है सी यानी ठाकुर कुशाल सिंह ने। और ये आउवा के शासक थे और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और उन्होंने ही बिठोड़ा और चेलावास यानी काले गोरे युद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध है। यानी अंग्रेजों और ठाकुर कुशाल सिंह के जो मध्य युद्ध हुआ था इसे काले और गोरों का युद्ध भी कहते हैं और उन्हें बिठोड़ों और चेलावास का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में कैप्टन हाथीकोट और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को बुरी तरह से हरा दिया गया था। यानी कैप्टन हाथीकोट और जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की जो सेना थी उन दोनों सेनाओं को हराया था ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 में और इसलिए इसे काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। कहाँ हुआ था? आउवा में हुआ था ये युद्ध। तो भयंकर युद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? यानी राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, यानी राजस्थान का वो ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जिसके कार्यकाल में सर्वाधिक बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था? तो ए है हरिदेव जोशी, बी है शिवचरण माथुर, डी है भैरों सिंह शेखावत और डी है मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये चार जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और इन मुख्यमंत्री के किन के काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था? तो इसका आंसर है भैरों सिंह शेखावत के शासनकाल में या मुख्यमंत्री के काल में। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, भैरों सिंह शेखावत। और इन्हों के काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कितनी बार लगा था? तो राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए, यानी संपूर्ण रूप से 4 बार लगाए गए हैं। और इनमें से सर्वाधिक 2 बार, अगर सर्वाधिक 2 बार की बात करें और वो समय था 1980 और 1992, राष्ट्रपति शासन भैरों सिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में लगा था। तो यानी सर्वाधिक जो बार थे, 2 बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो भैरों सिंह शेखावत के जब मुख्यमंत्री थे तब लगाया गया था, एक 1980 में और एक 1992 में। परंतु अब तक राजस्थान में जो कुल राष्ट्रपति शासन लगे हैं वो है 4 बार राष्ट्रपति शासन। कब कब लगा है? 1967 में लगा पहला, मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे। दूसरा 1977 में लगा जब हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। तीसरा जो लगा 1980 में भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। और चौथा था 1992 में लगा तब भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री। तो 2 बार सर्वाधिक बार भैरों सिंह शेखावत के शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगे। तो इस बार आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 4 बार है, याद रखना। 1967, 1977, 1980 और 1992 में लगा था। और भैरों सिंह शेखावत सबसे ज्यादा 2 बार शासन लगा था। मोहनलाल सुखाड़िया के, हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत, ये 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं राजस्थान में जिनके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? यानी भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें ए है जयपुर में, बी है उदयपुर में, सी है जोधपुर में और डी है टोंक में। तो यानी भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और टोंक कहाँ है? तो आप इसका करेक्ट आंसर अगर देखें
तो वो है बी उदयपुर में, यानी भारतीय लोक कला मंडल की जो स्थापना की गई है वो उदयपुर में की गई है। मैप में अगर उदयपुर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उदयपुर आता है यहाँ पर। तो उदयपुर जिला है दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के, और इनकी जो स्थापना हुई थी भारतीय लोक कला मंडल की वो हुई थी 1952 में, और पद्मश्री देवीलाल सामर द्वारा की गई थी। तो यानी पद्मश्री प्राप्त है देवीलाल सामर, और देवीलाल सामर ने 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की थी। और इनका उद्देश्य क्या था यहाँ पर स्थापित करने का, तो राजस्थानी लोक कलाओं और विशेष रूप से कठपुतली, जो कठपुतली होती है उनको संरक्षण प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी, उन कठपुतलियों को बचाने के लिए। ठीक है ना, यानी हम देखते हैं कहीं बाजार में जाते हैं तो कठपुतलियों की इस तरह से डांस करवाए जाते हैं ना, यानी दूसरों के इशारे पर नचाया जाता है। तो कठपुतली होती है, और उनका जो कलामंडल भारतीय लोक कला मंडल की जो स्थापना की गई थी उनको संरक्षण प्राप्त करने के लिए वो थी उदयपुर में 1952 में, और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। महत्व क्या है इसका, राजस्थानी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाना, यानी विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, यानी राजस्थान में नहीं पूरे विश्व में इसका विस्तार हो। भारतीय लोक कला मंडल यानी जो कठपुतली है या सांस्कृतिक जो विरासत है उसका, इसलिए यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो अब की बार पूछ सकते हैं भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की, देवीलाल सामर ने की। कब की, 1952 में की थी। किन को संरक्षण प्राप्त करने के लिए, कठपुतली के लिए। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1921 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? यानी राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में, यानी वहां पर सर्वेक्षण किया गया था 1921 में, तो वहां पर सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन की विशाल भंडार कहां प्राप्त हुए हैं? तो हमारे पास में 4 विकल्प हैं। ए में है जैसलमेर, बी में है झालावाड़, सी में है पाली और डी में है चित्तौड़गढ़। तो यानी सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन की विशाल भंडार कहाँ प्राप्त हुए हैं? इन 4 जिलों में, जैसलमेर, झालावाड़, पाली या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो आप बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर, तो वो है जैसलमेर में। तो यानी लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के जो विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं वो है ए यानी जैसलमेर में। तो ए है वो करेक्ट आंसर होगा, जैसलमेर। और अगर मैप की बात करें तो जैसलमेर राजस्थान का पश्चिमी जिला और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, वो है जैसलमेर। तो यहाँ पर लाइमस्टोन या चूना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज़्यादा भंडार है वो प्राप्त हुए हैं। सर्वेक्षण किसने की थी? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GIS 2021 में की थी। तो ये भी याद रखना है, सर्वेक्षण किसके द्वारा की गई थी? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI के द्वारा की गई थी। खोज कहाँ पर और क्यों की गई थी? तो जैसलमेर में की गई थी, जहाँ पर सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के विशाल भंडारे प्राप्त हुए थे। आर्थिक महत्व क्या है इसका? अगर इसका आर्थिक महत्व देखें तो राज्य में सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देना और नए रोजगार के अवसर प्राप्त करना। यानी आर्थिक महत्व है कि राज्य में जो सीमेंट उद्योग है उनको बढ़ावा देना, यानी सीमेंट के जो उद्योग के लिए कच्चा जो पदार्थ जो प्राप्त होता है, चूना पत्थर जो होता है, वो सबसे ज़्यादा जो भंडार मिले, इसके लिए वहाँ पर सीमेंट के उद्योग स्थापित हो और वहाँ पर नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो। यानी जो गरीब लोग हैं उनको आसानी से वहाँ पर रोजगार प्राप्त हो जाए, इसलिए इनका आर्थिक महत्व भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? यानी फ्रेंच ओपन 2022 में जो आयोजित हुआ था
उसमें महिला एकल की विजेता कौन रही थी? ए है क्रिस्टीना मलादेनोविक, बी है इंगा स्वियातेक, सी है कैरोलिन गार्सिया, डी है सीगोफ। तो यानी इन चारों में से वो कौन सी महिला है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 में विजय प्राप्त की थी? तो क्रिस्टीना मलादेनोविक, इंगा स्वियातेक, कैरोलिन गार्सिया, या फिर डी में अगर पढ़ें तो वह सीगोफ। तो इनमें से कौन है जो एकल महिला में विजेता रही थी 2022 में फ्रेंच ओपन में? तो अगर इसकी बात करें तो फ्रेंच ओपन 2022 में जो आयोजित हुआ था इसकी विजेता है बी यानी इंगा स्वियातेक। और इंगा स्वियातेक 2022 फ्रेंच ओपन में विजेता रही थी। और फ्रेंच ओपन कहाँ आयोजित हुआ था 2022 में? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। तो पेरिस में आयोजित हुआ था, याद रखना। और फाइनल मुकाबला किस किस के बीच में हुआ था? विजेता जो रही थी पोलैंड की थी, इंगा स्वियातेक पोलैंड की थी, ये विजेता रही थी। और उपविजेता जो रही थी वो थी कोको गोफ, और कोको गोफ है वो थी अमेरिका की। तो याद रखना फ्रेंच ओपन 2022 है, कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस में आयोजित हुआ था। और फाइनल मुकाबला था वो किन किन के मध्य हुआ था? तो एक है इंगा स्वियातेक जो पोलैंड की थी, और दूसरी थी अमेरिका की कोको गोफ थी। और इनमें दोनों में कौन विजेता और कौन उपविजेता रही थी? पोलैंड की इंगा स्वियातेक है वो विजेता रही, और अमेरिका की जो कोको गोफ है वो उपविजेता रही थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में मैंने जो पीछे आए 2023 सीटी में पूछे गए जो क्वेश्चन थे वो आपको विस्तार रूप में और अन्य विकल्पों के रूप में मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया। इनसे अलग नए क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो सीटी एग्ज़ाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी रोज़ाना शाम 7 बजे और 7:30 बजे के मध्य क्लास है वो आपके यूट्यूब चैनल पर आती है। तो वहाँ पर आप अवश्य रूप से देख सकते हैं, अपने दोस्तों को, सीटी की तैयारी करने वाले दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और आप अपना प्यार है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना प्यार दिखा सकते हैं। तो इन सभी आशा के साथ मेरे सभी रसगुल्लों का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।